Yes, so let's see this question, very basic question on the lead code. हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था वैसे, ये मर्ज सॉर्ट के लिए क्वेश्चन है that you are given a array of integer nums. Sort the array in ascending order and return it. You must solve the problem without using any built-in function and in order of n log n time, time complexity, and with the smallest space time complexity possible. तो ठीक है, but you can use this question to test a sorting algorithm that you can write and check their correctness, right? So question basic है, data structure अपन देखते हैं, which is heap, how heap works and its implementation. So let's see from the heap. दो टाइप के हीप होते हैं जो मेजॉरिटी यूज़ होते हैं, बाकी कंपैरेटर तो कुछ भी लिख सकते हैं, मिन हीप और मैक्स हीप। मिन हीप की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि पेरेंट नोड हमेशा चाइल्ड नोड से छोटी होगी, राइट, एंड दैट ऑल्सो गारंटीज कि जो रूट नोड होगी वो सबसे छोटी होगी, क्योंकि वो अपने चाइल्ड से छोटी होगी और वो चाइल्ड्स अपने चाइल्ड से छोटे होंगे। सो रूट नोड इज गारंटीड टू बी द स्मॉलेस्ट नोड इन द हीप, मिन हीप, राइट। सो फॉर एग्जांपल ये एक मिन हीप है, 3 के बाद उसके 2 चिल्ड्रन हैं, 8 एंड 6 एंड सो ऑन, 13 11 8 के चिल्ड्रन हैं, 9 और 12 6 के चिल्ड्रन हैं, एंड सो ऑन। सो ये एक एग्जांपल है, आई हैव मेड इट हियर, यू कैन टेक अ लुक। फ्यू थिंग्स टू नोटिस हियर कि इट इज़ रिक्वायर्ड एज अ कंडीशन इन द मिन हीप कि जो कोई भी पेरेंट है वो अपने चिल्ड्रन से बड़ा होना चाहिए, बट सिबलिंग्स का कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन। तो लेफ्ट चाइल्ड बड़ा हो सकता है राइट चाइल्ड से, यहाँ पे 8 बड़ा है 6 से, और छोटा भी हो सकता है, 9 छोटा है 12 से, तो उसमें कुछ यू यू आर नॉट गारंटीड एंड नीदर यू आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड वाइल मेकिंग द हीप, राइट, दैट इज वन। सेकेंड, या छोटा होना चाहिए, शुड बी स्मॉल मिन हीप, राइट। कोई गलत गलत लगाया क्या इसमें मैंने? नहीं, ठीक है, आई थिंक, हाँ, ठीक ठीक। ये मिन हीप है, मैक्स हीप होगा तो उसमें उल्टा हो जाएगा, उसमें पेरेंट बड़ा होना चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग मिन हीप और मैक्स हीप में। ठीक, अब दूसरी चीज कि ये कंप्लीट होता है, दैट मीन्स कि अगर एक नोड है उसका राइट चाइल्ड है तो लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए, दैट मीन्स यू हैव टू फिल इट फर्स्ट। सो अगर 11 के बाद आपको एक नंबर इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे को नंबर नया इंसर्ट करना है, तो मैं 18 के चाइल्ड में ऐड नहीं कर सकता, ना मैं 10 के, ना किसी और के, मेरे को जो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल पे नोड है उसके लेफ्ट चाइल्ड पे ऐड करना पड़ेगा पहले, और लेफ्ट फील्ड है तो राइट चाइल्ड पे, राइट। सो अगर नई नोड ऐड होगी तो वो यहाँ पे इस लोकेशन पे ऐड होगी। So another the only other restriction in the min heap that is supposed to be complete. ठीक, अब हम एक बार इसमें देखते हैं ऑपरेशंस कैसे होते हैं, इंसर्शन और डिलीशन। सो डिलीशन वो यूजुअल वाला नहीं होता है कि एक वैल्यू सर्च करो उसको डिलीट कर दो। हीप में जो इम्पोर्टेंट डिलीशन ऑपरेशन होता है वो तो है डिलीट मिनिमम। सो हमें रूट डिलीट करना होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज पॉप द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द हीप। क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये? क्योंकि एक हीप ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें से मिन हीप ले रहे हैं, तो मिनिमम को चेक करना और मिनिमम को पॉप करना इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज वेरी एफिशिएंट ऑपरेशन। सो इसलिए इसमें ये ऑपरेशन होता है जो मोस्ट यूजफुल होता है। लेट्स सी कि इंसर्शन कैसे होता है। पहले लेट्स से आप मेरे को इंसर्ट करनी है वैल्यू 5, तो मैंने जैसे बोला था कि वो मेरे को एक ही लोकेशन है रिस्ट्रिक्टेड जहाँ पे करनी पड़ेगी। जैसे ही मैंने ये ऐड करी ना, तो ऐड तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, बट हीप प्रॉपर्टी ब्रेक हो गई। पेरेंट छोटा होना चाहिए था, बट अभी 12 बड़ा है 5 से। जब भी मैं नई वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, तो मान लो ये सारी नोट्स नहीं होती, 10 भी नहीं होती, 10 15 18 5 नहीं होती, तो नई नोड को मैं अगर यहाँ इंसर्ट करता ना, जहाँ भी इंसर्ट कर रहा हूँ उसके पेरेंट पेरेंट पे जा जाके मैं चेक करूँगा, जब तक हीपीफाई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो जाती, सेटिस्फाई नहीं हो जाती, तब तक मैं पेरेंट पे जाता रहूँगा और स्वैप करते रहूँगा पेरेंट के साथ में।
तो अब स्वैप करने से क्या होता है, दो ही केस हो सकते हैं। देखो, एक पेरेंट या तो छोटा होगा, होगा तो मतलब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, और नहीं नहीं है, छोटा बड़ा है तो नहीं हो रहा होगा। स्वैप कर दूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू के कंपैरिजन दो ही हो सकते हैं, या तो वो पेरेंट बड़ा होगा या छोटा होगा, राइट। तो जब तक मैं पेरेंट पे जा जाके स्वैप करता रहूँगा, जब तक मेरी हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो जाती। सबसे पहले मैं जहाँ इंसर्ट किया उसके पेरेंट से डायरेक्ट चेक करूँगा, तो इज पेरेंट ग्रेटर देन चाइल्ड, इट इज़ ट्रू, सो आई विल डू द स्वैपिंग, राइट। एक और ऑप्टिमाइजेशन, मैंने ऐसा बोला कि मैं रूट तक जाऊंगा चेक करने, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू कि अगर किसी पॉइंट पे मेरी स्वैपिंग नहीं हुई ना, दैट मीन्स पेरेंट ऑलरेडी छोटा था, तो उसके पेरेंट्स में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी हम देखेंगे कि अगर एक नोड और उसका पेरेंट में स्वैप नहीं किया, तो उस पेरेंट के ऊपर कुछ भी और चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो चेंज हुआ नहीं कुछ, राइट। बट अभी इस केस में हम देख रहे हैं, जैसे पेरेंट के साथ चेक करेंगे 5 और 6 को, तो क्या पेरेंट छोटा है, नहीं है, तो हम स्वैप कर देंगे। फाइनली रूट से चेक करेंगे, अभी स्वैपिंग हुई है तो एक बार रूट से चेक करना ज़रूरी है। अभी रूट से मैच करेंगे कि क्या 3 छोटा है, तो इट इज़ ट्रू, राइट। सो आई विल नॉट डू द स्वैपिंग। एंड अगर 3 के और पेरेंट भी होते हैं, उनको भी नहीं करता, क्योंकि 3 के लाइक 3 नोड पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो उसके पेरेंट को तो पता भी नहीं कि नीचे क्या सब स्वैपिंग हो गई, इट डजेंट केयर। सो जहाँ पे पहली बार ऐसा होगा कि स्वैपिंग नहीं होगी, देयर यू कैन स्टॉप। सो जो मेरा वाइल लूप होगा, उसमें आई सी इफ आई डोंट डू द स्वैपिंग, आई कैन स्टॉप देयर। ओके। सो कितने ऑपरेशंस हो सकते हैं इसमें, इट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री। नाउ थोड़ा सा इसमें लाइक नॉट रिलेटेड टू हीप स्ट्रिक्टली, बट जो ट्री होती हैं उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर वो कंप्लीट है, तो हाइट जो होती है वो लॉग एन साइज की होती है। क्यों? क्योंकि अगर एन नोड्स हैं तो एक लेवल पे कितनी होगी, पहले पे एक, फिर दो, फिर चार, और फिर आठ, ऐसे 2 पावर में इंक्रीज होती है नंबर ऑफ नोड्स, तो हाइट इंक्रीज होगी लॉग बेस 2 के प्रोपोर्शन में, राइट। सो देखेंगे इसको बाद में, बस जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि जो हीप की हाइट होती है वो लीनियरली इंक्रीज नहीं होती, तो एन नोड्स हैं तो एन हाइट नहीं हो सकती, लॉग एन हाइट हो सकती है मैक्सिमम। क्या फ़ायदा होता है इससे, जब मैं इंसर्ट करता हूँ नई वैल्यू, तो मेरे को एट मैक्स एक हाइट ट्रेवल करनी पड़ सकती है, लास्ट जो लीफ नोड ऐड हुई है वहाँ से पेरेंट तक जाना पड़ सकता है, बाकी नोड को टच करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके कारण जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन की होती है वो ऑर्डर ऑफ हाइट ऑफ द ट्री होती है, विच इज़ ऑर्डर लॉग एन if there are total n nodes in the heap. ओके। एक ये ऑपरेशन हो गया, एक पॉपिंग देखते हैं, उसके बाद कोड देखेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा, देन वी विल स्टॉप टू सी इफ देयर इज सम डाउट। ओके। सो पॉप करना है मेरे को, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, निकाल दिया उसको सीधे। ऑल दो इसके बाद अभी जो ट्री है बहुत वो हो गया, लाइक इट्स नॉट इन गुड कंडीशन, 8 और 5 का पेरेंट ही नहीं है। बेस्ट वे क्या होता है, सी मेरे पास क्या ऑप्शन है उसको फिक्स करने की, मैं कोई और नोड को वहाँ पे पुट कर सकता हूँ, किसी भी नोड को। बट मैं अगर किसी इंटरनल नोड को पुट करूँगा, उसके मतलब वहाँ से स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। किसी लीफ नोड को पुट करूँगा तो भी ब्रेक हो जाएगा, 18 को पुट किया तो, जैसा मैंने कहा था, कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके राइट साइड में नोड एग्जिस्ट करती हैं जो नहीं होनी चाहिए। सो बेस्ट वे है कि जो लास्ट नोड है ना उसको तुम पुट कर दो रूट पे, और उसके बाद अपनी हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा लो। सो दिस इज समथिंग लाइक वेरी गुड वे टू नो, यू डोंट हैव टू कम अप बाय योर सेल्फ, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि जब पॉप करते हैं तो लास्ट वैल्यू को रूट पे रिप्लेस कर देते हैं, और उसके बाद हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देते हैं। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, जब मैंने इंसर्ट करी थी वैल्यू, तो लेफ्ट साइड को कोई चेंज नहीं हुआ था, मेरे को सिर्फ पेरेंट के ऊपर चेक करके देखना था कि अगर वो वैल्यू छोटी या बड़ी है। मिन हीप के केस में अगर वो बड़ी है तब स्वैप करना था। जब मैंने वैल्यू लास्ट से उठा के रूट पे रखी है, तो अब ये दोनों साइड खराब हो गई हैं एक्चुअली, राइट। सो जो 8 है और 5 है, इनका पेरेंट जो है वो छोटा होना चाहिए था, बट दोनों से बड़ा है। क्या सॉल्यूशन करते हैं इसका, नॉट नॉट दैट यू गो इन द बोथ साइड एंड ट्रेवर्स द एंटायर ट्री। इसका सॉल्यूशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वी जस्ट हैव टू लर्न दैट कि कैसे उसको हीपिफाई प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं वैल्यू पॉप करने के बाद में। रूट पे मैंने 12 पुट कर दिया, मैं दोनों साइड के चिल्ड्रन से कंपेयर करूंगा, बट दोनों साइड से स्वैप नहीं करूंगा। उन दोनों में से जो छोटा वाला होगा ना, उसको मैं
स्वैप कर दूंगा मेरी रूट से या पेरेंट नोड से, ताकि अभी इससे क्या फ़ायदा है देखो, अगर मैं बड़ी वाली साइड से स्वैप कर देता तो इतना हो जाता, चलो मान लो कि 12 यहाँ आ जाता और 8 पेरेंट बन जाता, तो 12 और 8 तो फिर भी सेटिस्फाई हो जाता, बट 8 स्टिल बड़ा होता 5 से, तो राइट साइड वाला फेल हो रहा होता। सो इसलिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि दोनों चाइल्ड से चेक करो और उन दोनों में से भी जो छोटा वाला है ना उससे स्वैप कर दो रूट को। ठीक, अब एक बार जहाँ नीचे चले गए, जिस साइड आपने स्वैपिंग नहीं करी है उस साइड कोई चेंज नहीं हुआ ट्री में, तो उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस साइड स्वैपिंग करी है ना उस साइड हो सकता है कुछ पॉसिबल चेंजेस हुए हों जिसके कारण हीपीफाई प्रॉपर्टी ब्रेक हुई है, तो उसको आपको फिक्स करना होगा, राइट। सो अगेन वहाँ पे जाके उसको ऐसा समझ लो कि ये नई रूट है, तो इसके नीचे डाउन द लाइन यू रिकर्सिवली चेक द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो अभी 12 को अगेन उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड से कंपेयर करेंगे, छोटे वाले को रूट बना देंगे 6 रूट बन गया और 12 उसका चाइल्ड बन गया, और फाइनली इसको भी अगेन एज अ रूट कंसिडर करेंगे और चेक करेंगे कि प्रॉपर्टी ब्रेक हुई है कि नहीं। 12 को उसके दोनों चिल्ड्रन से कंपेयर करेंगे, दो है नहीं एक ही है, और जो एक है वो भी बड़ा है, तो ही प्रॉपर्टी ऑलरेडी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, मेरे को स्वैप नहीं करना पड़ा। अगेन सिमिलरली जैसा मैं पेरेंट पे जाते टाइम देख रहा था कि जहाँ पे स्वैपिंग नहीं हुई उसके आगे नहीं चल के जाएंगे, यहाँ पे नीचे जाते टाइम भी जहाँ स्वैपिंग नहीं हुई तो उसके जो चिल्ड्रंस उनको पता नहीं क्या हो गया ऊपर, सो इट डजेंट हैव टू प्रोपोगेट फर्दर। सो दैट्स अ स्मॉल प्रूनिंग कि जहाँ पे स्वैपिंग नहीं हुई देयर यू कैन स्टॉप। एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्लाइटली ऑप्टिमाइज हो जाएगा। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर वाली, वो हाइट ऑफ द ट्री ही रहेगी, क्योंकि वर्स्ट केस सिनारियो में तो आपको रूट से लेके लीफ तक जाना पड़ ही सकता है, एंड दैट विल बी अगेन ऑर्डर हाइट ऑफ द ट्री विच इज ऑर्डर लॉग एन। सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द पॉपिंग द मिनिमम वैल्यू, जस्ट वन वैल्यू पॉप करने के लिए इतनी पड़ी, इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई। मेरे को जो क्वेश्चन मैंने देखा था उसमें सॉर्ट करना था, सॉर्टिंग यू कैन क्लियरली सी नाउ कि अब कैसे कर सकते हैं। हीप अगर मेरे पास बना हुआ हो, कैसे बनाते हैं वो देखेंगे एक सेकंड में। अगर ऑलरेडी बना हुआ हो तो मिनिमम वैल्यू को पॉप करेंगे एंड हीपिफाई कर देंगे रेस्ट ऑफ द ट्री को जो बचा होगा। तो एक वैल्यू पॉप करने के लिए लॉग एन टाइम लगेगा, निकालने के लिए ऑर्डर वन और हीपिफाई करने के लिए लॉग एन। एक वैल्यू के लिए लगा लॉग एन, ऐसी एन वैल्यूज़ मेरे को पॉप करनी पड़ेंगी, ईच के लिए लगेगा लॉग एन। सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबको निकालने की हो जाएगी एन लॉग एन। जो हीप में होती है कोई स्पेशल नहीं होता वो, जो हीप होता है उसको एरे में स्टोर करते हैं, एक वैल्यू सर्च करनी है और इटरेट ही करना पड़ेगा स्टार्ट टू एंड। एक एक नोड पे यू कैन ट्रैवर्स एंड वेर एवर यू फाइंड यू कैन रिटर्न दैट। सो इसमें ऑर्डर एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। स्टोर कैसे करते हैं एरे में वो एक सेकंड में देखते हैं हम। ठीक, सो ये तो हो गए ऑपरेशन, ये दो ऑपरेशन मेन है, इनको याद रखना, सर्च को याद रखने की जरूरत नहीं है। इंसर्शन लॉग इन टाइम और पॉपिंग द मिनिमम वैल्यू इज ऑल्सो लॉग इन, राइट। अब मेरे को स्टोर करने का जो स्टैंडर्ड वे होता है हीप में वो ऐसा होता है कि एक एरे यूज़ करते हैं, रूट को हम जीरोथ इंडेक्स पे स्टोर करते हैं, उसके जो नेक्स्ट लेफ्ट और राइट चाइल्ड होते हैं वो इन ऑर्डर फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स पे स्टोर होते हैं, एंड सो ऑन। सो इसके आगे के जो 3 4 5 6 चिल्ड्रन होंगे वो नेक्स्ट चाइल्ड विच इज रूट से लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट और राइट चाइल्ड, पहले ये दोनों आएंगे 3 और 4 इंडेक्स पे, और फिर उसके बाद 5 और 6 इंडेक्स पे ये दोनों आएंगे, राइट। दिस इज लाइक जस्ट सम स्टैंडर्ड वे ऑफ स्टोरिंग द ट्री इन एन एरे। सो अब इससे व्हाट यू कैन सी is this is the formula for getting the left child and this is the formula for getting the right child। अब इसको किसी एक हाथ पे ट्राई करके देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल 1 है, उसका लेफ्ट चाइल्ड निकालना है जो कि हम देख रहे हैं 3 है, इस फॉर्मूले से देखें। सो इट इज़ 2 × 1 विच इज़ 2 + 1 विच इज़ 3, एंड सिमिलरली राइट चाइल्ड निकालना है। सो इट्स जस्ट वन मोर देन द लेफ्ट चाइल्ड, क्योंकि राइट चाइल्ड हमेशा लेफ्ट चाइल्ड के नेक्स्ट वाला ही नोड होता है, कभी वो एम्प्टी नहीं होता है, राइट। सो दीज आर द फॉर्मूला फॉर गेटिंग द लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड। इम्प्लीमेंटेशन में मल्टीपल लोकेशंस पे यूज़ होते हैं लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड निकालना। हर बार ये फॉर्मूला लिखने से बेटर है कि एक मेथड बना लें विच विल सी इन द इम्प्लीमेंटेशन। एंड फाइनली जैसा हमने देखा था इंसर्शन के टाइम पे हमको पेरेंट पे भी जाना था, तो पेरेंट का फॉर्मूला इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ इंडेक्स -1/2। ये एक एग्जाम्पल पे देख लेते हैं, जैसे 5 है, 5 - 1 इज 4,
4/2 is 2, and similarly 6 है, 6 minus 1 is 5, 5/2 is 2.5, and in the Java and CPP, like in programming, you discard the point value, you take the flow, so 2.5 will be 2. So parent निकालने का formula is this. Okay, now let's see the implementation. It will get more clear and then you can see if there is any doubt. Yes, so here's the implementation. Similarly, जैसे merge sort में मैंने class बनाई थी, वैसे यहाँ पे heap की class बनाई है. इसमें मैंने पास किया है, दो कंस्ट्रक्टर हैं. अगर आपने स्टार्टिंग में एरे प्रोवाइड नहीं किया तो जितने भी साइज़ का आपको करना है उतने साइज़ का मैंने एरे बना लिया. करंट साइज इज़ 0. करंट साइज विल रिप्रेजेंट समथिंग, what is the current size of the heap, but if you notice here current size जिस पॉइंटर पे पॉइंट कर रहा हो, इसको एज हम पॉइंटर भी यूज़ करेंगे, दैट विल पॉइंट टू जहाँ मेरे को नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करनी है, ना कि जहाँ लास्ट वैल्यू प्रेजेंट है. सो लास्ट वैल्यू के एक बाद वाली लोकेशन को पॉइंट करेगा करंट साइज. इट विल गेट क्लियर विद द ऑपरेशंस. और उसके अलावा स्टार्टिंग इंडेक्स ये कांस्टेंट है, ज़ीरो ही रहेगा, मतलब स्टार्ट हमेशा ज़ीरो से करना है. वन थिंग टू नोटिस हेयर, यहाँ पे अगर मैं है ना मल्टीपल लोकेशंस पे चेक करता हूँ कि फर्स्ट लोकेशन कौन सी है, तो वो मैं ज़ीरो चेक कर लेता, बट स्टार्ट इंडेक्स लिखने से गेट्स मोर क्लियर कि मैं स्टार्टिंग इंडेक्स की बात कर रहा हूँ इस लोकेशन पे. सो इट्स अ गुड आइडिया व्हेन यू आर यूजिंग अ कांस्टेंट मल्टीपल टाइम्स इन योर प्रोग्राम फॉर द रीडेबिलिटी, विच कांस्टेंट यू आर रेफरिंग टू, डिफाइंड अ कांस्टेंट वेरिएबल. ठीक. उसके बाद मैंने नंबर एरे पास किया, वो भी कंस्ट्रक्टर में. अब मेरे को उतना तो करना ही था जितना साइज वाले कंस्ट्रक्टर में था, तो उसी कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉल किया हुआ है विद द साइज ऑफ द एरे. और उसके बाद सिंपली मैंने एक एक करके इटरेट किया नंबर के एरे को और ऐड कर दिया करेंट हीप में. तो ऐड मेथड जो है वो यहीं जस्ट नीचे डिफाइंड है, तो उसमें ऐड कर दिया. आई नो स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से वो क्या करते हैं, एक एरे लेते हैं, उसमें n/2 नोड्स पे, लाइक पेरेंट लेवल नोड्स से सारी नोड्स को हीपिफाई करके उसको हीप बना देते हैं. बट दिस इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो फाइन. सो आई थिंक दिस इज स्लाइटली बेटर, क्योंकि इसमें हम ऐड और रिमूव ऑपरेशन, पॉप मिन ऑपरेशन दोनों डिफाइन कर रहे हैं. तो लेटर टाइम में अगर हमको डायनेमिक चाहिए, मतलब हीप ऐसा चाहिए जिसमें हम वैल्यू ऐड और रिमूव दोनों कर पाएँ, सो इस केस में कर सकते हैं. वो वाला जो स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन होता है, इफ़ यू हैवेंट सीन इट, यू कैन फील फ्री टू लुक एट दैट एज वेल, बट मेरे को कभी ज़रूरत पड़ी नहीं उसकी, मैं हमेशा ये वाला यूज़ करता हूँ. सो यू कैन कंटिन्यू दैट विद दिस वन एज वेल. तो क्या किया है मैंने, हीप को इनिशियलाइज करने के लिए इटरेट किया है और सबको वैल्यूज़ को एक एक करके ऐड कर दिया है. नाउ इफ़ यू सी ऐड ऑपरेशन के लिए क्या किया है, जैसे मैंने अभी जस्ट बोला था कि करंट साइज जो है वो उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, उस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा जहाँ मेरे को नई वैल्यू इंसर्ट करनी है. तो उस एरे लोकेशन पे मैं नई वैल्यू को इंसर्ट करूँगा, करंट साइज को इंक्रीमेंट कर दूंगा. दैट मीन्स मेरा साइज एक इंक्रीमेंट हो गया है, और अब आप जो नई वैल्यू इंसर्ट करो उसको इस करंट साइज पे इंसर्ट करना. दीज आर द टू ऑपरेशन जो मेरे को नई नोड इंसर्ट करने के लिए लगे. और उसके बाद जैसा हमने देखा था अभी जस्ट कि करेक्ट दिस एंड अबव, सो जो नोड आपने इंसर्ट करी है वो और उसके पेरेंट पे तब तक जाते रहो जब तक आपको फिक्स करना है हीप प्रॉपर्टी को. ठीक. अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, हाउ वी करेक्ट दिस एंड अबव. तो स्टार्ट करते हैं, करंट नोड इसको टू स्टार्ट नोड जो मेरे को पास की गई है. तो इफ़ यू सी जो करंट साइज है वो अभी इस ऑपरेशन के बाद में एक आगे हो गया है, तो मेरे को जहाँ पे इंसर्ट करना है उसको मैं पास करूँगा एज ए स्टार्ट नोड, तो वो करंट साइज -1 होगी. राइट, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया करंट नोड को. अब करंट नोड जब तक ज़ीरो नहीं हो जाती, दिस इज स्टार्ट नोड, सो यू कैन राइट इट एज स्टार्ट नोड हियर. स्टार्ट इंडेक्स जब तक वो पेरेंट रूट पे नहीं पहुंच जाती तब तक मेरे को इटरेट करना है. और क्या करना है उस इटरेट करने में, मैं निकालूंगा पेरेंट. पेरेंट का मैंने मेथड बनाया, ये मेथड हम पहले देख लेते हैं, अभी ये हमने ऑलरेडी देख लिए थे स्लाइड्स में. तो ये बहुत सिंपल मेथड्स हैं. वही फार्मूला जो मैंने बताए थे वो लिखे हुए हैं. लेफ्ट चाइल्ड के लिए इंडेक्स क्रॉस 2+1, और राइट चाइल्ड के लिए इंडेक्स क्रॉस 2+2, और पेरेंट के लिए इंडेक्स -1/2. सो ये तो बहुत सिंपल है. और एक और फार्मूला है, सॉरी एक और प्राइवेट मेथड है, हेल्पर मेथड, विच इज़ इनबाउंड. एक नोड को ये चेक करना कि वो हीप के अंदर है कि नहीं, तो सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है उसके लिए मेरे को, विच इज़
node index should be less than size, that means that node is present inside my heap, so that's fine. अब ये वाला भी मेथड यूज होगा मल्टीपल लोकेशंस पे। ठीक, अब हम कहाँ थे? गेट पेरेंट को यूज कर रहे थे फिक्सिंग अबव के लिए, राइट? लेट्स गो बैक टू दैट। करेक्ट दिस एंड अबव, यस, पेरेंट लिया। पेरेंट के साथ में क्या चेक किया था मैंने? सिर्फ ये देखा था ना कि जो पेरेंट है वो स्वैप करना है कि नहीं। तो मैं, एक सेकेंड, जो हमने वहाँ कंडीशन देखी थी, आई कैन जस्ट राइट दैट एज वेल, विच इज एरे ऑफ पेरेंट अगर बड़ा है एरे ऑफ करेंट नोड से, राइट? सो ये मैंने चेक करी थी। ये लिखने की जगह इट्स बेटर टू मेक अ मेथड इज अबव। इज अबव मीन्स करंट नोड अबव होनी चाहिए इन द ट्री, देन पेरेंट, देन यू स्वैप इट, राइट? और इफ यू सी दिस इज अबव मेथड, सो बस जो मैंने बोला ना वही चेक है यहाँ पे खाली, बट ये मल्टीपल लोकेशन पे यूज हुई है, तो बेटर टू मेक अ मेथड। क्या चेक कर रहे हैं कि वो इनबाउंड होना चाहिए? अभी इनबाउंड की अभी ज़रूरत नहीं है, जस्ट बट गुड आइडिया टू चेक कि जो इंडेक्स आप चेक कर रहे हो वो एरे के अंदर है कि नहीं है। और इफ इंडेक्स वन इज स्मॉलर देन इंडेक्स टू, दैट मीन्स द करेंट नोड इज स्मॉलर देन द पेरेंट, दैट मीन्स इट्स सपोज टू गो ऑन द टॉप फॉर min heap property to be satisfied. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही मैं स्वैप करूंगा। सी, सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दैट मीन्स करंट नोड इज सपोज टू बी ऑन द टॉप, इट शुड बी ऑन द अबव, इसलिए मेथड का नाम इज अबव, देन यू डू द स्वैपिंग। एंड दूसरी चीज़ जैसे मैंने कही थी प्रूनिंग के लिए, कि अगर ऐसा नहीं होता है देन यू ब्रेक, दैट मीन्स यू कैन स्टॉप देयर, क्योंकि उसके ऊपर कुछ चेंज नहीं हुआ है। और अगर ये सब मतलब ये एल्स में ब्रेक नहीं होता, दैट मीन्स यू हैव टू कंटिन्यू, सो यू गो टू दैट पेरेंट। सो यू, व्हाट यू डिड राइट नाउ, यू स्वैप्ड विद द पेरेंट, now you go to that parent and continue this for loop again. You go back to parent and do the comparison, and then come back again, go to parent again, and keep doing this. So that's all for insertion. You do the insertion and you correct the node and its parent until the root node, or you reach a point where no more swapping is required. ओके, यस, सो ये तो हो गया वैल्यू ऐड करने के लिए। अब पोल करना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑपरेशन होते हैं उसमें इंसर्शन से, सो लेट्स सी दैट। पोल कर रहे हैं, दैट मीन्स हम एक वैल्यू को रिमूव कर रहे हैं, तो साइज़ तो डिक्रीज़ कर दिया। दूसरी चीज़ जो मैंने बोली थी कि स्टार्ट इंडेक्स विच इज़ ज़ीरो, विच इज़ द रूट नोड, उसको लास्ट नोड से स्वैप कर दिया। सो अभी करंट साइज है ना, ये माइनस करने के बाद में इट रिप्रेजेंट नॉट द वैल्यू वेयर आई विल इंसर्ट नाउ, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट द लास्ट वैल्यू ऑफ द हीप फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, फॉर अ स्मॉल टाइम राइट हियर। ठीक, अभी स्वैप कर दिया रूट नोड को लास्ट वैल्यू से, लास्ट नोड से। उसके बाद जो एलिमेंट में पोल करूँगा, दैट मीन्स मेरा मिनिमम एलिमेंट जो मेरे को मतलब रिमूव करना है मेरे हीप में से, वो अभी स्वैप करने के बाद में लास्ट लोकेशन पहुंच गया, उसको मैंने स्टोर करके रख लिया। और फाइनली उसको मैं रिटर्न भी कर दूंगा। उससे पहले कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, बट दीज आर द मेन ऑपरेशन फॉर पोलिंग, दैट यू रिड्यूस द साइज, स्वैप विद द लास्ट एलिमेंट, एंड जो लास्ट एलिमेंट पे आप पहुंच गया है उसको यू रिटर्न दैट। बट उसके बीच में क्या करेक्शन करने पड़ेंगे, ये वही है जो हमने देखे थे, करेक्ट दिस एंड बिलो नोट। सो जैसे इंसर्शन में दिस एंड अबव देखा था, इस केस में देखेंगे दिस एंड बिलो नोड। तो करेक्ट दिस एंड बिलो का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। अब सी, वहाँ पे हमने क्या किया था, लेफ्ट और राइट चाइल्ड से कंपेयर किया था, और करंट भी कंपटीशन में है। तो जब ये वाला केस होता है, एक सेकेंड, गो बैक टू द हीप, जब हम पॉप कर रहे होते हैं, राइट? सो ये वाला केस है जब, हाँ, सो जब रूट पे हैं तो मैं लेफ्ट और राइट साइड दोनों से कंपेयर कर रहा हूँ। तीन सिनारियोज हो सकते हैं इसमें, या तो लेफ्ट वाली नोड सबसे छोटी होगी, या राइट वाली होगी, या जो अभी रूट है इट ऑलरेडी कैन बी द स्मॉलेस्ट। तो जब वो हो जाएगा तब तो वहाँ पे यू कैन स्टॉप ऑलरेडी, क्योंकि आपकी ही प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। बट दूसरे वाले केसेस में लेफ्ट या राइट चाइल्ड वाला है तो वो स्मॉल होते हैं, तब यू हैव टू कंटिन्यू। बट ये तीन केसेस हो सकते हैं ना, तो इन तीनों को कंपेयर करके मेरे को निकालना है कि कौन सी सबसे छोटी है। सो नाउ लेट्स सी कि कैसे मैं सबसे छोटी वाली निकालता हूँ। फाइंड द स्मॉलेस्ट इंडेक्स इन द बिलो, एंड इसके लिए मैंने एक मेथड बनाई है। तो मेथड इफ़ यू सी,
क्या क्या किया है, पेरेंट है जो रूट नोड है नई वाली, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड निकाला और करंट मिनिमम इंडेक्स को इनिशियलाइज किया पेरेंट से, चेक किया कि क्या लेफ्ट वाली है जो सबसे छोटी है, अगर ऐसा है तो मिनिमम इंडेक्स इज लेफ्ट चाइल्ड। फिर राइट चाइल्ड को चेक किया करंट मिनिमम इंडेक्स से, तो ये हो सकती है अभी या तो पेरेंट या लेफ्ट जो भी है, बट करंट मिनिमम इंडेक्स को अपडेट कर दिया अगर राइट साइड सबसे छोटी थी, तो करंट मिनिमम इंडेक्स में मेरे पास तीन में से जो भी सबसे छोटी होगी वो आ जाएगी, या तो पेरेंट या लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड, इन तीनों में से जो भी सबसे छोटी है उसको मैंने कैलकुलेट करके निकाल लिया इन दिस मेथड विच इज फाइंड द स्मॉलेस्ट इंडेक्स अबव थ्री ऑफ देम। तीन कंपटीशन में थी ना एक पॉइंट पे, पेरेंट लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, करंट मिनिमम इंडेक्स विल हैव दैट स्मॉलेस्ट वन, सो वो मेरे पास आ गया स्मॉलेस्ट वन। ठीक, अभी करंट इंडेक्स को स्टार्ट किया मैंने स्टार्ट नोड से, सो रूट से स्टार्ट करते हैं, कि वो रूट और उसके चिल्ड्रंस में से जो भी स्मॉलर है उनको करते जाओ। अभी वो कैसे करते हैं, सी जैसा अगेन मैंने प्रूनिंग के लिए कहा था, यू हैव टू मेक द स्वैप विथ आइदर लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड और नो स्वैपिंग। सो जब नो स्वैपिंग वाली कंडीशन आ जाती है वो कब होती है, जब जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स है वो करंट इंडेक्स के ही बराबर होता है, दैट मीन्स लेफ्ट और राइट दोनों जो हैं वो छोटे नहीं थे, रूट ही सबसे छोटा था, सो यू कैन स्टॉप देयर। सो दैट्स माय कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग वाइल आई एम डूइंग द करेक्शन ऑन द नोड और द बिलो। उसके बाद में अगर वो नहीं था, दैट मीन्स स्मॉलर इंडेक्स जो था वो करंट इंडेक्स नहीं था, वो लेफ्ट और राइट में से कोई सा था, अगर ऐसा था देन आई हैव टू डू द स्वैपिंग। सो तब मैं स्वैपिंग करता हूँ जो भी स्मॉलेस्ट इंडेक्स है उसका करंट इंडेक्स से, करंट इंडेक्स को मैं उस साइड शिफ्ट कर देता हूँ। सो जैसा हमने देखा था कि रूट नोड था, जिस साइड भी आपने स्वैपिंग करी है मेक योर करंट इंडेक्स टू दैट साइड, राइट। सो मेक द करंट इंडेक्स इक्वल्स टू स्मॉलर इंडेक्स एंड देन स्मॉलर इंडेक्स इक्वल्स टू अगेन यू फाइंड कि उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड में से कौन सा छोटा है। सो दिस इनिशियलाइजेशन दैट आई डिड हियर I can I will do it here and then again I'll loop back to the while loop, चेक करूंगा अगेन जहाँ पे अब मैं आ गया हूँ यहाँ के लेफ्ट और राइट चाइल्ड में कौन सा छोटा है, अगर नहीं है दोनों में से कोई छोटा, रूट इटसेल्फ छोटा है सबसे, तो यू स्टॉप देयर। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट पोल करने के लिए इतने ऑपरेशन तो करने ही पड़ते हैं। मे बी इसका और थोड़ा स्लाइटली सिंप्लीफाइड इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है बट आई फाइंड इट वेरी इंट्यूटिव विद द स्लाइड्स दैट वी सॉ, सो इसलिए मैंने ये किया था, बट फील फ्री टू ट्राई इट, आई हैव गिवन द सॉल्यूशन, फील फ्री टू मॉडिफाई इट एंड मेड इट इन योर ओन टर्म्स इफ यू फाइंड समथिंग मोर सिंपलर। बट आई होप दिस वाज क्लियर कि कैसे करेक्ट एक इंडेक्स दिया है तो उसके चिल्ड्रंस को कैसे करेक्ट करते हैं, यू डिसाइड कि कौन सी साइड छोटी है, उससे स्वैप करके यू गो टू दैट साइड। ठीक, दैट्स द होल आइडिया। दिस इज द implement cleanest implementation that I can think of। इसके अलावा स्वैपिंग का तो आई मीन वेरी बेसिक है, यू टेक अ टेम्परेरी वेरिएबल पुट इंडेक्स वन इन इट, इंडेक्स वन में टू पुट किया और इंडेक्स टू में फाइनली टेम्प पुट कर दिया। तो मैंने स्वैपिंग यूज़ करी है काफ़ी जगह पे एंड दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन फॉर इट। एंड इज एम्प्टी हीप में यूजफुल फंक्शन होता है जब करंट साइज स्टार्ट इंडेक्स के बराबर, मतलब जो पहली नोट आप पहली वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है वो स्टार्ट इंडेक्स ही है, मतलब हीप अभी एम्प्टी है, राइट। इसके अलावा मैं हीप में से पोल करके करके एक एक वैल्यू तो निकाल ही सकता हूँ, बट एक और कन्वीनियंट मेथड, इफ़ यू डंप ऑल द वैल्यूज़ एंड नाउ यू वांट द सॉर्टेड एरे ऑफ फॉर यू, सो ये क्लाइंट को भी लिखने दे सकते हैं बट हम खुद भी लिख सकते हैं कि पोल और वैल्यू, उसके लिए मैंने सारे एलिमेंट्स का एक एरे बनाया, वो उतने साइज़ का होगा जितने साइज़ का मेरा हीप है और उसकी लेंथ के बराबर इटरेट करके उतनी बार मैंने पोल कर लिया मिनिमम वैल्यू को और आई को इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो ऑल एलिमेंट्स के अंदर सॉर्टेड नंबर्स मेरे को मिल जाएंगे, क्योंकि पोल मेरे को सबसे स्मॉलेस्ट देता है और उसको हटा देता है हीप में से और फिर नेक्स्ट पोल में वो नेक्स्ट स्मॉलर देता है। सो ऐसे करके मेरे पास सारे एक एक करके नंबर सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे ऑल एलिमेंट्स में, विच आई विल रिटर्न हेयर। सो इसको यूज़ करके मैं बहुत सिंपल सॉर्टिंग की इम्प्लीमेंटेशन लिख सकता हूँ। हीप को इनिशियलाइज किया नंबर से एंड पोल ऑल एलिमेंट किया तो मेरे को सॉर्टेड एरे मिल गया है यहाँ पे। ठीक, यस आई थिंक ये पार्ट ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ये दोनों मेथड। सो आई विल कीप दिस ऑन द स्क्रीन, let me know if there is some doubt।
स्टॉप फॉर अ मिनट। एक वो इसका बेस क्वेश्चन हो सकता है, 3 नंबर दिए हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट आउट ऑफ देम, वही है यहाँ पे, फाइंड स्मॉलर इंडेक्स बिलो। So you initialize the minimum value equals to A, and then you do 2 checks. If B is less than minimum value, then minimum value is B, और लास्ट में check करेंगे C is less than minimum value, then minimum value is equals to C। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, ये समझ में आया ना कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों चेक करते हैं। वो अगर करंट नोड इटसेल्फ नहीं थी, तो करंट इंडेक्स को मैं है ना ये ऐसे और बेटर नेम दे सकता हूँ, पेरेंट। सो दिस इज मोर इंट्यूटिव। सो एक नोड जो अभी पेरेंट है, उसको मैं उसके दोनों चिल्ड्रंस में से छोटा निकालता हूँ। अगर वो छोटा वाला पेरेंट नहीं है, मैं मीन्स कोई एक चाइल्ड था जो छोटा था, तो मेरे को उस चाइल्ड से स्वैप करना है। और अगर स्वैप करना है, सो देन आई विल हैव टू कंटिन्यू एज वेल। और अगर स्वैप नहीं किया, देन यू कैन स्टॉप देयर। ओके, आई गिव इट अ मिनट, think and let me know if there is any doubt. Okay, we can see some application of heap। हीप के जितने भी मोस्टली एप्लीकेशन होते हैं वो ग्रीडी एल्गोरिथम्स से होते हैं। इट्स इज लाइक वेरी टफ, आई स्टिल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द प्रूफ ऑफ द ग्रीडी क्वेश्चन, बट एक बार मिल गया ना तो फिर यू कैन अप्लाई द हीप एंड राइट द सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन भी छोटे होते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, दिस इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन। यू आर गिवन एन एरे ऑफ rope lengths, connect all the ropes into a single rope with the minimum total cost, the cost to connect 2 ropes in the इज़ द सम ऑफ देयर लेंथ। सो अगर सिर्फ 2 रोप्स दी हुई हैं एक्स वाई, उनको कनेक्ट कर दिया मैंने, सो टोटल कॉस्ट होगी एक्स प्लस वाई। राइट, एक एग्जांपल उन्होंने दिया है 4 3 2 6। इनको सबको कनेक्ट करना है, तो फर्स्ट उन्होंने 2 और 3 को कनेक्ट किया। सो 2 और 3 को कनेक्ट करके ये वाली दोनों रोप हटके एक 5 लेंथ की हो गई, तो अभी 4 5 6 है, और इस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट लगी है 5। देन कनेक्ट 4 एंड 5, सो ये दोनों कनेक्ट हो गई। अभी रोज बची 9 एंड 6, एंड इस स्टेप पे टोटल कॉस्ट लगी है 9। पिछले पे 5 लगी थी, सो ये 9 और 5 अभी तक टोटल हो गई है। देन यू फाइनली कनेक्ट 9 एंड 6 टू गेट 1 रोप विद टोटल कॉस्ट ऑफ 15। सो 9 एंड 6 को ऐड कर दिया, तो फाइनली 15 साइज की रोप बची, और इस स्टेप में 15 कॉस्ट भी टोटल लगी है, गिवन अस द टोटल कॉस्ट ऑफ 29, विच इज़ 5 + 9 + 15। any other order will take more, right? अभी इसमें ग्रीडी क्वेश्चन में ऑलवेज यू कैन टेल सम सॉल्यूशन कि आई विल टेक द मिनिमम रोप्स, बट यू हैव टू प्रूव इट। लाइक in the greedy question, you get a intuitive answer, but it may or may not be correct, so you will have to do a mathematical proof. So greedy questions are mostly mathematical question। now you will see with the example of this one कि कैसे greedy questions हमेशा मैथमेटिक्स ड्रिवन होते हैं। सो लेट्स से मेरे पास सिर्फ 3 रोप्स थी, उसमें से x सबसे छोटी थी, y थी, और z सबसे बड़ी है। इसके 3 केसेस देखते हैं। तो केस 1 ऐसा है, इसमें स्टेप 1 में मैंने x और y को कनेक्ट कर दिया और z को वैसे ही छोड़ दिया। इस स्टेप में मेरी कॉस्ट लगी x प्लस वाई। दूसरे स्टेप में मैंने तीनों को कनेक्ट कर दिया, विच इस स्टेप में x और y लेंथ की और z लेंथ की रोप्स को ऐड करने में टोटल कॉस्ट लगी एक्स वाई प्लस जेड। सो दूसरे स्टेप में पूरी लेंथ की कॉस्ट लगी है, राइट। सो टोटल कॉस्ट इस वाले जस्ट केस में होगी 2x + 2y + z। दैट इज फर्स्ट सिनारियो। दूसरा केस ये हो सकता है जब मैं पहले x और z को ऐड कर दूं और y को वैसे ही छोड़ दूं। तो इस केस में कॉस्ट पहले स्टेप में लगेगी x प्लस जेड, और दूसरे स्टेप में तो x + y + z पूरी लगेगी, क्योंकि अगेन यहाँ पे इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, राइट। तो इस केस में 2x + y + 2z दूसरे केस में लगेगी। और फाइनली एक केस ये हो सकता है कि मैं वाई जेड को पहले ऐड कर दूं और x को छोड़ दूं, तो पहले स्टेप में वाई जेड लगेगी, दूसरे स्टेप में एक्स वाई जेड लगेगी।
तो टोटल कॉस्ट लगेगी x प्लस 2y प्लस 2z। नाउ सी, एक चीज़ यू कैन नोटिस हेयर कि जो रोप्स को मैंने पहले ऐड कर दिया था ना, वो बाद वाले स्टेप्स में भी यूज़ होंगी। सो जस्ट फ्रॉम दिस यू कैन गेट अ इंट्यूशन, it's better to add the bigger ropes later, right? So this is just intuition but not a proof करने के लिए ये एक्स वाई जेड ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये तीन केसेस हैं, तीन केसेस में कितनी कॉस्ट लग रही है, 2x 2y z, 2x y प्लस 2z, x 2y प्लस 2z, ये तीन केसेस हैं, इन केसेस की ये कॉस्ट है। इफ़ आई डू सम मोर मैथ्स हियर, मैं तीनों में से x प्लस वाई प्लस जेड सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। वो करने के बाद में कॉस्ट बचेगी एक्स वाई केस वन में, दूसरे में एक्स जेड, तीसरे में वाई जेड। क्योंकि यू कैन क्लियरली सी एक्स वाई जेड, यहाँ से माइनस करूँगा तो ये एक्स और ये जेड बचेगा, वाई चला जाएगा। ठीक, अब इनको मैं कंपेयर करूँ अगर, तो एक एक करके कंपेयर करें। अगर एक्स वाई और एक्स जेड में कौन सा बड़ा है, वाई छोटा है जेड से, तो ये वाला छोटा है, ये वाली कॉस्ट बड़ी है। और इसको कंपेयर करूं तो इसमें जेड कॉमन है, एक्स और वाई नॉट कॉमन है। तो दो और तीन में भी ये केस टू छोटा है क्योंकि एक्स छोटा है वाई से। और अगर फाइनली इन दोनों को भी कंपेयर करना है तो वाई कॉमन है दोनों में, एक्स और जेड में एक्स छोटा है, तो केस वन केस थ्री से भी छोटा है। एंड दिस इज द ऑर्डरिंग, राइट? दैट मीन्स जो केस वन था जिसमें हमने छोटी वाली रोप्स को पहले कनेक्ट किया था, दैट वाज द मोस्ट ऑप्टिमल वे ऑफ कनेक्टिंग द रोप। ठीक, सब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो अभी इसका सोल्यूशन तो हमने ये निकाल लिया कि छोटी वाली को पहले कनेक्ट करना है, स्मॉल रोप लाइक स्मॉलेस्ट रोप्स को पहले पिक करना है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो स्मॉलेस्ट वैल्यू को पॉप करना एफिशिएंट देता है? एरे में अगर यूज़ करोगे और लेट से लास्ट लोकेशन पे आपने पुट कर दी नोड्स को, तो ऐसा हो सकता है कि दो और तीन को आपने लास्ट लोकेशन पे पुट किया, अब पाँच को वापस लास्ट लोकेशन पुट करोगे तो वो सॉर्टेड नहीं रह जाएगा, वो हो सकता है बीच में कहीं चला जाए, और बीच में इंसर्ट करना एरे में ऑर्डर एंड टाइम लगता है। सो मिनिमम वैल्यू को पॉप करना और वापस इंसर्ट करना, अभी हमने जस्ट देखा कि इंसर्शन एंड पॉपिंग द मिनिमम इज बेस्ट इन द हीप, सो वील हैव टू यूज द हीप। और कोई सा सारे डेटा स्ट्रक्चर को एक बार कंसिडर करके देख लेना चाहिए। लिंक लिस्ट कर सकते हो, लिंक लिस्ट में भी नहीं होगा क्योंकि वैल्यू को आपने कनेक्ट कर दिया, उसके बाद जो नई वैल्यू उसको इंसर्ट करना है तो सॉर्टेड रहना चाहिए वो, तो वो भी लिंक लिस्ट में ऑर्डर एंड टाइम लगेगा, यू हैव टू इटरेट नई लोकेशन फाइंड करने के लिए। ठीक, सो हीप इज़ द आंसर इन दिस क्वेश्चन। सो एक बार ये पता चल गया, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत सिंपल होता है। यू टेक अ प्रायोरिटी क्यू इज इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावा, जो कि जस्ट हमने देखा। सारी नोट्स को ऐड कर दिया एक एक करके, और उसके बाद लॉन्ग इज माई फाइनल आंसर इज इन द आंसर वेरिएबल। और जब तक एक भी रो बची है तब तक मैं वाइल लूप में इटरेट कर रहा हूँ। और करंट कनेक्शन जो मेरे को करना है, दैट मीन्स करंट टू नोड्स जो कनेक्ट करनी है, दैट विल बी द स्मॉलेस्ट टू। तो मैंने दो बार पोल किया अपने प्रायोरिटी क्यू को। प्रायोरिटी क्यू में पहली बार पोल करने पे वो स्मॉलेस्ट देगा और निकाल भी देगा, तो दूसरी बार जब मैं पोल करूँगा तो वो सेकंड स्मॉलेस्ट ही देगा मेरे को। सो उन दोनों को मैंने रोप्स को निकाला, कनेक्ट किया, कनेक्ट करके जो मेरा आंसर था उसमें मेरी जो करंट कनेक्शन है उतनी कॉस्ट ऐड हो गई, और उसको वापस मैंने अपनी प्रायोरिटी क्यू में पुट कर दिया, राइट? एंड प्रायोरिटी क्यू विल टेक केयर ऑफ एडजस्टिंग कि अब वो ऐड होने के बाद कहाँ जाएगा, आई डोंट केयर। ओनली थिंग आई केयर इज नेक्स्ट टाइम जब मैं पोल करूँगा तो वो अपने डेटा सेट में से उसको एज अ ब्लैक बॉक्स कंसिडर करूँगा तो वो स्मॉलेस्ट ही निकाल के देगा। दैट्स ऑल आई केयर अबाउट। और उसके अलावा पोल की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लॉग एन होती है, और ऐड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लॉग एन होती है। सो हर स्टेप में मैं दो रोप्स को उठा रहा हूँ और एक वापस इंसर्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स एक रोप कम कर रहा हूँ। तो जितना भी डेटा सेट आएगा उतने ही टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे, दैट मीन्स एन ऑपरेशन होंगे। और हर एक ऑपरेशन में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हो रही हैं, लॉग एन एंड लॉग एन, सो 3 log n। सो total is n into 3 log n, which is n log n, right? So final time complexity solution की होगी n log n। next question है, this is another standard question। दोनों
मतलब सिमिलर ही क्वेश्चन है, kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम एंड इंटीजर k, रिटर्न द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे, नोट दैट इट्स द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सॉर्टेड एरे, नॉट द kth डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब डीडुप्लीकेशन नहीं करना है, अगर एक वैल्यू दो तीन बार आ रही है तो उसको दो तीन बार ही कंसिडर करना है, एंड यू हैव टू सॉल्व इट विदाउट सॉर्टिंग। सो ये क्वेश्चन, और जो दूसरा क्वेश्चन एक इसका ये हो सकता है, इंस्टेड ऑफ kth लार्जेस्ट एलिमेंट गिव मी k लार्ज एलिमेंट, सो सॉर्ट में जो लास्ट के k हैं वो रिटर्न कर दो। दैट इज ऑल्सो सेम सॉल्यूशन, जो कि हम देखेंगे अभी कि कैसे सेम रहता है। ये दो क्वेश्चन प्लस ये तीसरा क्वेश्चन जो है हमने लास्ट टाइम देखा था कि गिव मी टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट, इसमें भी सेम इम्प्लीमेंटेशन लगेगा, तो हम पहले इससे स्टार्ट करते हैं, देन वील मूव ऑन टू दैट वन एज वेल। सो लेट्स सी कि कैसे kth लार्जेस्ट एलिमेंट यू कैन फाइंड आउट इन एन एरे, right? So let's say this is an example which is given to you and you are given k equals to 4। इसका एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि यू सॉर्ट एवरीथिंग एंड देन रिटर्न एरे डॉट लेंथ माइनस के, ठीक, तो kth लार्जेस्ट दे देगा। बट उससे बेटर सॉल्यूशन हम हीप से कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे, लेट्स सी। तो मैं लेफ्ट से एक एक वैल्यू इंसर्ट करना स्टार्ट करता हूँ, और मैंने एक यहाँ पे ब्लैक बॉक्स डेटा स्ट्रक्चर लिया है जिसमें मैं अपनी टॉप के वैल्यूज़ पुट करके रखूँगा, और मैं यहाँ पे देखूँगा कि जो ऑपरेशंस मैं कर रहा हूँ वो इस डेटा स्ट्रक्चर पे हो जाए, और उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा ऐसा बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है जो इन ऑपरेशन के लिए मोस्ट ऑप्टिमल है। दिस इज हाउ यू सॉल्व जनरल प्रॉब्लम, इसको हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। सो दिस इज सम ब्लैक बॉक्स डेटा स्ट्रक्चर विच कीप्स माई टॉप के एलिमेंट। अब मैं लेफ्ट से इस इंसर्ट करना जब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहली के तो एज इट इज इंसर्ट हो जाएंगी इस सम डेटा स्ट्रक्चर में मेरे, राइट। तीन आई छः एज इट इज इंसर्ट हो गई, टू आई, और ये ऊपर वाला जो है, सॉरी, जस्ट टू इंट्रोड्यूस दिस, जो टॉप पार्ट है इट इज sorted part of the array which I have traversed so far, which will not be in my actual solution। so ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जब मैं लेफ्ट से वैल्यूज लेता जाऊंगा तो जो sorted array मेरा बनेगा वो किस तरह का दिखेगा, जस्ट टू गेट द आइडिया मैं ये ले रहा हूँ कि क्या kth वैल्यू होगी। आई विल नॉट इम्प्लीमेंट दिस, क्योंकि अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा ना एक एरे में, वैल्यूज जो इटरेट होती जा रही हैं उनको सॉर्ट करते जाओ, सो बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होगा। सो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग है ये वाला पार्ट, ठीक। अब मैंने 9 इंसर्ट करा, तब तक मेरी वैल्यू सारी यहाँ मेरे डेटा स्ट्रक्चर में अभी तक तो सारी एज इट इज़ इंसर्ट हो रही थी, और मैं एक सॉर्टेड आइडिया लेते हुए चल रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू सॉर्टेड होती तो वो कैसी दिखती, तो वो 2369 होती, राइट। अब जब मैं 13 इंसर्ट करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे मेरे डेटा स्ट्रक्चर में मैंने कहा था कि मैं सिर्फ टॉप के एलिमेंट रखूँगा, तो मेरे को जो मिनिमम वाला है वो यहाँ से हटाना पड़ेगा और 13 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो सॉर्टेड वाला एरे है उसमें जैसे मैं 13 इंसर्ट करता हूँ वो नई लोकेशन पे आता है, और 2 पीछे से निकल जाता है, तो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था ना मेरे सॉर्टेड एरे में वो चला जाता है और 13 न्यू लोकेशन पे आ जाता है। ये अभी थोड़े से और एग्जांपल से और क्लियर होगा कि 2 हटा देते हैं, 13 को रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। अब जब मैंने 4 इंसर्ट किया तो 4 सॉर्टेड एरे में कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो आएगा यहाँ 3 के बाद में, राइट। और दैट विल बिकम अनदर टॉप के एलिमेंट, दैट मीन्स दिस विल बी प्रेजेंट इन माई डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ से मैं मिनिमम वाले को हटा दूंगा और 4 को इंसर्ट कर दूंगा। सो द आइडिया यू कैन गेट फ्रॉम दिस इज, जो नई वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो ना वो अगर मिनिमम वैल्यू जो प्रेजेंट है इसमें उससे बड़ा है तब तो वो इस डेटा स्ट्रक्चर में आएगा, और अगर उससे बड़ा नहीं है तब वो नहीं आएगा। सो अगर अगेन यहाँ पे 3 एग्जाम्पल में आया जैसे मेरे पास, तो 3 को मैं इंसर्ट तो करूँगा, वो सॉर्टेड एरे में पीछे रहेगा मेरे ये ग्रीन वाले सेक्शन से, तो वो मेरे डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट नहीं होगा। दैट मीन्स वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मेरे ग्रीन डेटा स्ट्रक्चर में इस वाले डेटा स्ट्रक्चर में थी उससे छोटा था, तो उसको मैं नहीं लूँगा मेरे डेटा स्ट्रक्चर में, राइट। 1 आया, 1 भी, 1 तो सबसे छोटा है तो वो भी मेरे डेटा स्ट्रक्चर को टच नहीं करेगा। नाउ फ्रॉम दिस यू कैन गेट अ आइडिया कि जब भी मैं नई वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ मेरे को मेरे डेटा स्ट्रक्चर में से ये चेक करना है कि जो मिनिमम वैल्यू है अगर उससे तो छोटा है नया एलिमेंट तब तो मेरे को कुछ नहीं करना, अगर उससे बड़ा है तो मैं अपने डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट कर दूंगा और जो सबसे छोटी वैल्यू थी उसको हटा दूंगा। तो फॉर एग्जांपल अब 5 यहाँ पे आ रहा है, 5 क्या सबसे छोटे से बड़ा है, यस वो है, तो मैं
इंसर्ट भी करूँगा अपने डेटा स्ट्रक्चर में, और जो सबसे छोटी वैल्यू थी ना उसको हटा भी दूंगा। सो अगेन यहाँ पे ऑपरेशंस मेरे आ रहे हैं कि चेक द मिनिमम वैल्यू एंड रिमूव द मिनिमम वैल्यू एंड इंसर्ट अ न्यू वैल्यू। ये तीनों ऑपरेशन हीप में होते हैं सबसे एफिशिएंट। तो दिस इज हाउ हीप डेटा स्ट्रक्चर कम इनटू दिस पिक्चर। अब मैं 7 को इंसर्ट करूंगा, क्या 7 5 से बड़ा है? हाँ है, ट्रू। सो इट विल बी इंसर्टेड इन माई डेटा स्ट्रक्चर एंड 5 विल बी रिमूव्ड आउट। सो नाउ यू फॉरगेट अबाउट कि सॉर्टेड वाले में क्या हो रहा है। इफ यू जस्ट सी इन द डेटा स्ट्रक्चर हियर, जब मैं 7 इंसर्ट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यूज थी 6 5 9 और 13। जब 7 इंसर्ट करूंगा तो सबसे छोटे से कंपेयर करूंगा, सबसे छोटे को बाहर निकाल के 7 विल बी इंसर्टेड हेयर। एंड सिमिलरली जब 8 आएगा, सबसे छोटा क्या बचा है अभी? 6। 6 से कंपेयर करेंगे, 6 को बाहर निकाल के 8 को इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे। आई मीन इट विल बी देयर, बट ये मेरे टॉप के एलिमेंट्स मिल गए। इसमें से मैं kth एलिमेंट भी दे सकता हूँ जो कि होगा 7, और मैं एक्चुअल टॉप के एलिमेंट्स भी दे सकता हूँ जो कि 7 8 9 और 13 होंगे इस केस में, राइट। सो ये दोनों क्वेश्चन सेम सॉल्यूशन से कर सकते हैं। अब जो हमने देखा है उसका इम्प्लीमेंटेशन है। सी इसका आइडिया अगर समझ में आ गया ना ग्रीडी क्वेश्चंस का, और हीप के ज़्यादातर क्वेश्चन ग्रीडी होते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी होता है। आई हैव टेकन टॉप के एलिमेंट, स्टार्ट फ्रॉम 0 टू नंबर डॉट लेंथ, सारे एलिमेंट इटरेट करने हैं। दो केसेस होंगे, या तो अगर जो मेरा हीप है, जो ब्लैक बॉक्स डेटा स्ट्रक्चर था, उसका साइज के से छोटा है। सो वी सी इन द स्टार्टिंग जब तक के एलिमेंट नहीं हो गए तब तक तो सारे पुट कर दिए थे। उसके बाद में जब के एलिमेंट्स हो गए हैं, तब मैं चेक करूंगा कि हीप में सबसे छोटा एलिमेंट जो है, मिन हीप लिया है मैंने यहाँ पे, जो जावा में डिफॉल्ट होता है इट्स मिन हीप। तो व्हेन यू डू द पीक ऑन इट, पीक इज अनदर फंक्शन, ये हमने इंप्लीमेंट नहीं किया था, ये जावा ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। सो ये होता पॉप जैसा ही है, इट विल गिव यू द मिनिमम एलिमेंट बट इट डोंट रिमूव फ्रॉम द हीप। सो यू कैन सी कि कैसे इट्स वेरी सिंपल टू गेट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द हीप। जब हम पॉप कर रहे थे तब हम इसको रिमूव कर देते थे, बट आपको पॉप नहीं करना, खाली रीड करना है, तो जस्ट रीड द रूट वैल्यू। सो ये ऑर्डर 1 होता है इसका, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग इन भी नहीं होती है। सो पीक इज वेरी एफिशिएंट ऑपरेशन, जस्ट ऑर्डर 1। अगर नया नंबर जो आ रहा है वो स्मॉलेस्ट वाले से बड़ा है, दैट मीन्स इट इज क्वालिफाइड टू गो इन योर टॉप के एलिमेंट्स। सो यू ऐड द न्यू एलिमेंट, और ऐड करने के बाद में अगर साइज के से बड़ा हो गया है, दैट मीन्स यू हैव गॉन आउटसाइड ऑफ योर, you guaranteed that you will only keep the k elements in your heap, right? So अगर k से ज़्यादा बड़े हो गए हैं, so you remove the smallest element, just the smallest element, which is done by polling, that is top k element dot poll. So you just remove it from the heap, right? फाइनली इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था, गिव मी द केथ लार्जेस्ट एलिमेंट। तो जो मैंने टॉप के रखे हुए हैं उसमें से मिनिमम वाला जो होगा दैट विल बी द केथ लार्जेस्ट एलिमेंट। अगर उन्होंने मेरे से पूछा होता कि मेरे को गिव मी टॉप के एलिमेंट, तो वो भी मैं सिंपली मैं ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकता था, क्रिएट आंसर वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू इंट, और साइज होता उसका के, और फिर मैं इटरेट करता अपने हीप पे, विच इज समथिंग लाइक टॉप के एलिमेंट्स, जब तक वो साइज 0 नहीं हो जाता। तो उसको एक और मेथड दी हुई है विच इज एम्प्टी, जब तक खाली नहीं हो जाता मेरा हीप तब तक मैं इटरेट करता जाऊंगा, और आंसर के अंदर एक एक करके ऐड करता जाऊंगा, टॉप के एलिमेंट्स डॉट पोल, और फाइनली मैं रिटर्न कर देता आंसर को। तो मेरा सारा आंसर विल कंटेन द टॉप के एलिमेंट्स। तो इसमें एक और मेरे को इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है विच इज़ इंडेक्स फ्रॉम 0, और इंडेक्स को जब जब ऐड करते जा रहे हैं तो वहाँ यू इंक्रीमेंट इट। सो दैट्स अनदर स्मॉल पार्ट विच यू नीड टू डू इफ द क्वेश्चन वाज डिफरेंट। ठीक यही आइडिया है, एक विंडो की तरह लेफ्ट साइड से हम रन करते हैं। जो नया एलिमेंट आता है वो तभी क्वालिफाइड होगा जब वो smallest element in your top k list से बड़ा है, so then it is qualified to get in your top k list। इसको अगर एक जनरल लाइफ के एग्जांपल से देखें ना, लेट्स से एक टॉप 1% का ग्रुप है जो कि ऐसा है कि 100 लोगों का है, 100 लोग गारंटीड हैं कि दुनिया के सबसे अमीर 100 लोग उस ग्रुप में रहेंगे, राइट। अब मैं उस ग्रुप में जाऊं ये लेके कि मेरे पास 10 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी है, तो मेरे को उस 100 लोगों ग्रुप में से जो सबसे गरीब आदमी होगा उससे कंपेयर करेंगे कि हाँ जो 100th लोकेशन पे है
अगर वो $10 बिलियन से कम में है, दैट मीन्स आई एम क्वालिफाइड टू गो इन दैट ग्रुप। सो उस गरीब आदमी को उस टॉप 100 में से गरीब आदमी को हटा के मेरे को उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, बट साइज उसका 100 ही रहेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल इन रियल लाइफ। और ये फाइंड करना कि वो जो टॉप 100 लोग हैं उस ग्रुप के, उसमें से सबसे गरीब कौन है, तो उसके लिए प्रोग्रामेटिकली सबसे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर होता है हीप। वो मेंटेन करके रखता है कि हु इज़ द लाइक सब पुअरेस्ट पर्सन इन दैट ग्रुप, एंड दैट टू इज इन द टॉप। सो मिन हीप में वो सबसे टॉप पे रहता है। ठीक, इफ देर इज नथिंग एल्स देन वी कैन सी द सेम क्वेश्चन वी सॉ लास्ट टाइम, टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट। ठीक, आई विल नॉट इटरेट हाफ पार्ट, इसमें यूज पहले वाले क्वेश्चन से ही होता है, तो आई वोंट गो इनटू द डिटेल द सेम सॉल्यूशन। बाद उसके बाद वाला देखते हैं। सो क्वेश्चन का, इफ़ यू रिमेंबर, गिवन एन इंटीजर ऑफ नंबर, एन इंटीजर के, रिटर्न द के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट, यू मे रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। अभी ये वाला फंक्शन जो है गेट फ्रीक्वेंसी, ये सेम है पिछली बार से। फ्रॉम दैट फ्रीक्वेंसी गेटिंग द टॉप के एलिमेंट इज द डिफरेंट पार्ट हियर। सो इसको थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। एलिमेंट्स मैंने निकाले थे जिसमें नंबर्स थे और काउंट्स थे, तो क्या नंबर है और उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये इस क्लास में होगा स्टोर। लास्ट टाइम हमने हैशिंग का यूज़ किया था एटलीस्ट दिस पार्ट के लिए। तो क्या किया था, एक मैप बनाया था वेयर की इज़ द नंबर एंड वैल्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, और हर नंबर के साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं एक एक करके बढ़ा रहा था। नंबर आई जो आता है उसको उसकी ओल्ड फ्रीक्वेंसी निकालो। सो दिस दिस पार्ट इज ओल्ड फ्रीक्वेंसी, और ओल्ड फ्रीक्वेंसी में एक ऐड कर देंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वॉट एवर यू गेट फ्रॉम योर फ्रीक्वेंसी मैप, एंड इफ इट इज़ नॉट देयर डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी इज जीरो, दैट मीन्स अभी तक वो एलिमेंट नहीं आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है, उसमें मैं एक ऐड कर दूंगा। that is you got all the numbers and their frequency and then just converted it to the element object बनाने के लिए उसकी एक लिस्ट ली है, उसमें ऐड किया न्यू एलिमेंट की जो नंबर है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, इट्स द की इन माय मैप, एंड द वैल्यू इज द फ्रीक्वेंसी, काउंट भी बोल सकते हैं उसको। तो वो है मेरी वैल्यू इन द मैप, राइट, और उसको रिटर्न कर दिया। ये इसमें कुछ चेंज नहीं है, ये लास्ट टाइम भी ये वाला मेथड देखा था, ये सेम वैसा ही है हैश मैप का। ठीक, अब एक बार ये फ्रीक्वेंसी मिल गई इस लिस्ट में, तो अब इसमें से मेरे को टॉप के एलिमेंट निकालने हैं यूजिंग हीप। सो नाउ यू नो, अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें केयर निकाला था, वैसे टॉप के निकालने के लिए सेम सॉल्यूशन यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। एक मैंने प्रायोरिटी क्यू ली, और इसमें लास्ट टाइम में मैंने ये नहीं बताया था कि कौन सा हीप है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मिन हीप होता है। यहाँ पे भी मिन हीप यूज़ कर रहे हैं, बट मिन हीप ऑन व्हाट, वो उसको पता नहीं। अगर मैं उसको एलिमेंट क्लास से बताता हूँ कि हीप को एलिमेंट से स्टोर करने हैं, सो इट ऑल्सो नीड्स टू मेक अ कंपेरिजन कि मिन हीप वो किस पे होगा, काउंट पे होगा या नंबर पे होगा। सो दैट यू हैव टू टेल, एंड फॉर दैट आई हैव रिटन दिस कंपेरेटर हियर कि यू हैव टू मेक अ मिन हीप ऑन द काउंट, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उस वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी टॉप पे रहनी चाहिए। ठीक, अब ये मैंने हीप बना दिया, और जो सॉल्यूशन पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था वही है, यू इटरेट ओवर ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन। सो ये फॉर ईच लूप होता है जावा में, दैट given a list you can iterate over all the elements one by one like this, instead of I equals to 0 semicolon I is less than nums dot len, वो भी लिख सकते हैं, बट ये थोड़ा सा और बेटर वे है। सारे एलिमेंट्स पे इटरेट कर रहे हैं एक एक करके, सेम कंडीशन लिखी है जैसे पिछली बार थी। जब तक पी प्रायोरिटी क्यू का साइज के से छोटा है तब तो इंसर्ट कर ही दो। दूसरे वाले केस में कब इंसर्ट करना है, जब जो टॉप पे एलिमेंट है विच इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इफ़ दैट इज़ लेस देन द करेंट एलिमेंट फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स ये कि जो सबसे गरीब आदमी था ग्रुप का, मैं उससे अमीर हूँ, सो दैट आई एम एलिजिबल टू गो इन साइड दैट ग्रुप, राइट। सो इन दैट केस यू इंसर्ट द न्यू एलिमेंट, राइट, न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर दिया विच हैज़ द हायर फ्रीक्वेंसी देन द मिनिमम वन। एंड अगर प्रायोरिटी क्यू का साइज, ये मैंने कंस्ट्रेंट स्टार्टिंग में लगाया था कि प्रायोरिटी क्यू विल ओनली मेंटेन, इट ओनली कंटेन्स द टॉप के एलिमेंट, अगर के से ज़्यादा है तो सबसे जो पुअर पर्सन है, सबसे गरीब आदमी है, नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, उसको हटा दिया मैंने अपनी प्रायोरिटी क्यू में से। और वो प्रायोरिटी क्यू की जिम्मेदारी कैसे सबसे छोटा वाला है उसको ढूंढना और निकालना। दिस विल ओनली टेक लॉग एंड टाइम, राइट। और ये सब मैंने जब कर दिया तो मेरी जो प्रायोरिटी क्यू है उसमें मेरे मोस्ट फ्रीक्वेंट के एलिमेंट्स बचेंगे।
राइट। सो मैंने जैसा अभी बताया था कि एक आंसर लिया के साइज़ का और इंडेक्स लिया, ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था जबकि वो क्वेश्चन ये था भी नहीं। बट यही है कि अब प्रायोरिटी क्यू में से एक एक एलिमेंट एक एक करके निकालेंगे और उसको आंसर में पुट कर देंगे। नाउ सी, उन लोगों ने ये पार्ट हमने वैसे पिछली बार भी देखा था। उन लोगों ने मेरे से फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी है मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट ही, सिर्फ वो नंबर पूछे हैं। तो मैंने पोल तो पूरा एलिमेंट किया है, तो इसको अगर मोर डिस्क्रिप्टिव बनाना है ना, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। एलिमेंट मोस्ट फ्रीक्वेंट element equals to pq dot pole. So I can write कितनी फ्रीक्वेंसी है वो टॉप kth एलिमेंट की, अगर मेरे को जस्ट जानने के लिए चाहिए, सो आई कैन राइट मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट डॉट काउंट। बट ये मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को खाली वो नंबर चाहिए है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने पी क्यू डॉट पोल करके सिर्फ वो नंबर लिया है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट डॉट नंबर, सो इट विल पुट द करेक्ट वैल्यू इन द आंसर। नॉट प्रिंटिंग इट बट दिस इज आंसर में मैंने वो मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट का नंबर पुट कर दिया एंड फाइनली जस्ट रिटर्न दैट आंसर। ठीक, अभी लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो यहाँ तक तो सब सेम किया था, एलिमेंट्स बनाए थे, उनको मैंने जस्ट सॉर्ट कर दिया था। तो सॉर्ट करने में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी? अगर n एलिमेंट हैं तो n log n लगेगी, राइट। और उसमें से मेरे को सिर्फ k चाहिए लास्ट के, सो लेट्स से देयर आर 1 करोड़ लाइक 10 मिलियन नंबर्स हैं और उसमें से मेरे को सिर्फ 4 चाहिए हैं। सॉर्ट में कर रहा हूँ 10 10 मिलियंस, मतलब 1 करोड़ नंबर सॉर्ट कर रहा हूँ और 4 निकाल रहा हूँ उसमें से। सो दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। अब इस वाले केस में क्या होगा, नंबर तो अभी भी 1 करोड़ है, तो उनको मैं खाली एक एक करके इटरेट कर रहा हूँ और उनको कंपेयर कर रहा हूँ कि वो जो मेरे 10 नंबर में मेंटेन करके चल रहा हूँ उसमें से मिनिमम वाले से बेटर है, तो रिप्लेस कर देंगे हीप में। तो जो मेरी प्रायोरिटी क्यू होगी उसका साइज 10 ही रहेगा, 10 से ऊपर नहीं जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन भी इस बार कितने होंगे, इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, जितने नंबर्स हैं उतने तो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो एन तो है ही, बट उसके अलावा जो प्रायोरिटी क्यू के ऑपरेशंस हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हैं, पीक ऑर्डर 1, साइज ऑर्डर 1, ऐड और लॉग एन, लॉग एन नहीं, लॉग ऑफ साइज ऑफ द प्रायोरिटी क्यू। तो वो के से ऊपर नहीं जाएगा, ये हमने देखा है कि आई एम कीपिंग इन चेक कि साइज अगर के से ऊपर जाता है तो मैं उसको छोटा कर देता हूँ। तो प्रायोरिटी क्यू का साइज हमेशा मैक्सिमम के है, तो ऐड की और पोल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी लॉग के। सो एन एलिमेंट्स, हर एलिमेंट के ऑपरेशन हो रहे हैं लॉग के प्लस लॉग के, सो 2 log k, बट इट्स एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वो लॉग के होता है। सो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑल दिस विल बी n log k, विच इज़ बेटर देन n log n, क्योंकि n बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक, और फाइनली यहाँ पे k निकाल लिए तो ऑर्डर k, और पी क्यू का साइज k ही है, सो के एलिमेंट्स पॉप करूँगा, हर को पॉप करने के लिए लॉग के लगेगा, तो के लॉग के विच इज़ अगेन स्मॉलर देन एन लॉग के। सो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, सी इस वाले पार्ट की होगी एन लॉग के, इस वाले पार्ट की होगी के लॉग के। इन दोनों को ऐड करेंगे तो k इज़ गारंटीड टू बी स्मॉलर देन n, ये आई थिंक दिया होगा, नहीं दिया तो k is in the range 1 to the number of unique element in the array which is anyway smaller than n, so ये वाला part you can discard। फाइनल सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log k।